हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपना प्यारा सा चैनल तनु क्लासेस में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं गणित विषय, यानी कि क्लास 10th मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए ये विषय बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है बच्चों, क्योंकि इसमें से जो आपका 100 मार्क्स जो पूछा जाता है उसमें 100 का 100 मार्क्स जो है आपके हाथ में रहता है। कोई भी मार्क्स आपके स्कूल या किसी के पास भी नहीं रहता है। उसमें से अगर आपने सीधे सीधे कंसेप्ट को लगाया या फिर फॉर्मूला लगा करके उसका सॉल्यूशन करके आप आ जाते हो एग्जाम में, तो 96, 97, 98 इस प्रकार से मार्क्स आप लोग को आ जाता है। मैं भी बच्चों जब मैं आपका इंटर की कक्षा में था और वहाँ पर मैंने मैथ का सॉल्यूशन किया था तो मुझे सीधे सीधे 96 मार्क्स प्राप्त हो गए थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मैंने कंसेप्ट का प्रयोग किया और उसके बाद किस प्रकार से सारी चीज़ों को लिखा जाता है मैं ये सारी चीज़ आपको बताते जाऊँगा। ठीक है, कंसेप्ट को समझ लीजिए, बेसिक कंसेप्ट आपका बन जाएगा, उसके बाद आप आसानी से सारे मैथ को अच्छी तरह से सॉल्यूशन कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ आज आपका जो क्लास 10th का पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, यानी कि नंबर सिस्टम। ठीक है, इसमें कुल कितने आपके प्रश्न वाले होंगे? तो 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 4 को टोटल जो है आपका प्रश्न वाली है। ठीक है, मैथमेटिक्स जो भी पढ़ाते हैं सारे टीचर, या फिर आप वो कहते हैं या नहीं कहते, लेकिन बच्चों मैं जहाँ भी जब भी पढ़ाता हूँ मैं यही कहता हूँ कि चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे मैथ हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी विषय हो आपका, अगर आप पहला चैप्टर उसका अध्ययन नहीं करते हो बहुत अच्छी तरह से तो 100% है पूरा किताब ही आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे समझिए बच्चों, आप जब बचपन में आप देखिएगा किसी को, कोई एक बच्चा है उसको अगर अच्छी तरह से पोषण नहीं मिलता है, बचपन में खाने पीने का सामान नहीं मिलता है, तो 100% देखिएगा उसको आगे चल करके शारीरिक प्रॉब्लम समस्याओं को उसको क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है बहुत ज़्यादा, है ना। तो इस प्रकार से यही है मेन कि जितने भी आपके विषय हैं सबसे पहले पहला चैप्टर को आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिएगा ना, तो जितने भी आपके आगे आने वाले चैप्टर होंगे उसका कंसेप्ट लगभग जो बुक राइटर्स होते हैं बच्चों वो आपका पहला ही चैप्टर में डाल देते हैं। ठीक है, इस तरह से आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला नंबर सिस्टम में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। तो पहला बात करेंगे हम लोग वास्तविक संख्याओं के बारे में, यानी वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स होते क्या है, लेकिन बहुत ही डीपली के साथ मैं आपको बताता हूं बच्चों। आप लोग विश्वास कीजिएगा, मैं इस तरह से बता दूंगा ना तो यहाँ पर जो है कहीं पर आपको चैप्टर में समस्या नहीं आने वाली है। एक एक चैप्टर को मैं तोड़ तोड़ के यहाँ पर डिवाइड करके तब पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आगे है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यानी कि इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है वास्तविक संख्या और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। जब वास्तविक संख्या और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का समाप्त कर देंगे तो हम लोग का 1.1 जो प्रश्न वाली है वो अपने आप हल हो जाएगा। मैं उस तरह से आपको बता दूंगा बच्चों, मैं आपको सिखा दूंगा, जो आपका यूक्लिड साहब है उससे दोस्ती कराऊंगा। मैं बच्चा सबको यही बोलता हूँ, जिस चैप्टर को बना रहे हैं आप उस चैप्टर के किसी भी आदमी से, किसी भी फॉर्मूला से आप दोस्ती करो, वो आसानी से सॉल्यूशन हो जाएगा। क्योंकि बच्चों दोस्ती करके ही किसी चीज़ को जीता जाता है। ठीक है, तो 100% है, ये आपको फॉर्मूला याद रखेगा। किसी को भी जीतना हो तो सबसे पहले उसको अपना दोस्त बनाने का प्रयास करो। ठीक है, दुश्मन बना करके कभी उससे नहीं जीत सकते बच्चों। ठीक है, चले तो यहाँ पर हम लोग यूक्लिड साहब से दोस्ती करने सिखाऊंगा मैं आप लोगों को, और क्या हो जाएगा आपका 1.1 प्रश्न वाली जो है वो आपका आसानी से सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अंकगणित के आधारभूत प्रमेय बताऊंगा। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय होता क्या है, कहता क्या है, और उसके बाद जैसे ही उससे मैं आपको दोस्ती कराऊंगा वो आपका 1.2 जो आपका प्रश्न वाली है वो आसानी से सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं अपरिमेय संख्या में बताऊंगा सारा चीज़। अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, इसके दशमलव प्रसार क्या होते हैं। तो 1.3 में ज़्यादा नहीं प्रश्न है, आपका 4-5 ही प्रश्न है, तो वो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। उसमें सिर्फ ऐसे बच्चों, यानी कि जो हर बार एक प्रश्न रहता है 2 नंबरिया में, जैसे √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। यानी कि वहां पर सिर्फ सिद्ध करने वाला है, तो मैं आपको टेक्निक बता दूंगा किस प्रकार से सिद्ध किया जाता है। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो 2 नंबर आपका हाथ में है सीधा सीधा। उसके बाद जो है लास्ट जो हम लोगों का है 1.4, उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, यानी कि दशमलव प्रसार किस प्रकार से होगा किसी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का, यानी कि किस परिमेय संख्या का जो है शांत होगा या अशांत होगा दशमलव प्रसार, या फिर अशांत होगा तो अशांत कौन सी
अशांत आवृत्ति होगी या अशांत अनावर्ती होगी। जैसे बच्चों हम लोग बात करेंगे तो मान लीजिए 7/3 करेंगे, तो इसमें हम लोग को पता करना है कि ये आपका शांत है कि अशांत है, किस प्रकार की परिमेय संख्या है। इसी प्रकार से बात करेंगे पाई का जो मान होता है 3 इस प्रकार से बढ़ते जाता है, तो ये किस प्रकार की मान आएगा। कोई भी एक संख्या हो जाएगा उसके ऊपर अगर रेखरीय हो जाएगा तो ये किस प्रकार की आवृत्ति होगी, शांत की या फिर अशांत, इस प्रकार से हम लोग जान लेंगे। ठीक है, बिना भाग किए हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार निकाला जाता है कि बिना विभाजन करके। ठीक है, तो ये हम लोगों का कौन सा चैप्टर में चल जाएगा, प्रश्नवाली में 1.4 में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वो सब तो हम लोग कंप्लीट करेंगे क्लास में बच्चों, लेकिन आज के लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज के लेक्चर में हम लोग जो कंसेप्ट है 1.1 के लिए उसको पढ़ेंगे और एक वीडियो आज जो है मुख्य रूप से जितनी भी वास्तविक संख्या है उसके बारे में जान लेंगे, और अगले वीडियोस में हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूक्लिड साहब से दोस्ती करा दूंगा। उसके बाद 1.1 आपका आसानी से बन जाएगा। ठीक है, आइए अब वास्तविक संख्या में क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज। तो वास्तविक संख्या में आप लोग को मुख्य रूप से पढ़ना है बच्चों इन सारे चीज़ों को, ताकि आपका बेसिक कंसेप्ट जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। आप आगे जाकर के कभी भी डॉक्टर की तैयारी करोगे या जेई नीट मेडिकल्स यानी कि आपका जो भी आपको तैयारी करना है आईआईटी की, तो वहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होगी बच्चों। इसलिए अभी आप लोग मजबूती से तैयारी करना शुरू कर दीजिए अच्छी तरह से। हम लोग आज पढ़ेंगे वास्तविक संख्या, लेकिन वास्तविक संख्या से पहले हम लोग सारे चीज़ों को जानेंगे। क्या क्या जानेंगे, तो आप लोग संख्या बहुत जानते हैं, मतलब संख्या 2, 4, 15 क्या है 20 एक संख्या है। तो अब ये संख्या होती क्या है इसको मैं बताऊंगा आप लोगों को। फिर उसके बाद प्राकृतिक संख्या बताऊंगा, जहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। मैं आपको क्लास मतलब कि इस वीडियोस के लास्ट में 18 से 20 ऐसे प्रश्न दूंगा बच्चों सॉल्यूशन करने के लिए, ऑब्जेक्टिव्स जो आपके सीधे सीधे बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। लेकिन पहले मैं कंसेप्ट पढ़ाऊंगा तभी वो प्रश्न दूंगा, क्योंकि मैं कंसेप्ट पढ़ाए बिना कुछ भी प्रोवाइड नहीं करता हूँ किसी भी बच्चे को, ताकि मेरे बच्चों का माथा दर्द ना हो जाए ऐसे। तो सबसे पहले मैं खुद उसको पढ़ाता हूँ, उसके बाद सॉल्यूशन करने देता हूँ। अगर तब भी नहीं होता है तो मैं समझता हूँ कि मेरे में ही कोई मतलब कि त्रुटि रहेगी समझाने में बच्चों को। ठीक है, तो यहाँ पर संख्या का पढ़ लेंगे, प्राकृतिक संख्या पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर पढ़ेंगे, पूर्णांक संख्या यानी कि इंटेजर्स को पढ़ेंगे, अभाज्य संख्या क्या होती है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जल्दी मार दीजिएगा इंपॉर्टेंट। अभाज्य संख्या से हर बार 1 से 2 प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद भाज्य संख्या पढ़ेंगे, भाज्य संख्या के बाद सहभाज्य संख्या, सहभाज्य से आपका 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद जुड़वा अभाज्य संख्या, ये भी आपका एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसी बार आया था 2022 में। मैं दिखा दूंगा आपको कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद परिमेय संख्या तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है। उसके बाद अपरिमेय संख्या, लास्ट में जाके ये सारे संख्या आपको समझ में आ जाएगा तो मैं बताऊंगा आपको वास्तविक संख्या, सीधे आपके माइंड में बैठ जाएगा। ठीक है, अब ये सारा चीज़ आज पढ़ने वाले जितने भी ऊपर ये सब थे, ये सारा चीज़ आज हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा आप लोग एक तरफ से, ये सारे नंबर्स। उसके बाद मुख्य रूप से वीडियो का लास्ट में सेकंड मतलब कि हम लोग बात करेंगे दूसरा नंबर में पूछे गए प्रश्नों का, और यहाँ से जो जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं बच्चों ये सारे ऑब्जेक्टिव्स के रूप में पूछे हैं, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्टिव आपका प्रश्न बनता नहीं है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से सारे ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन मतलब कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, 18 से 20 प्रश्न आएगा। ठीक है, और एट द एंड यहाँ पर लास्ट में लिखा हुआ है बच्चों आप लोगों के लिए बहुत ही एक अच्छा सा लाइन कि ये गणित नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है, बस डूब के जाना है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को गणित इतना सरल कर दूंगा आप लोगों के लिए, तो गणित का जो आपका भूत है, जो गणित का डर है आपके अंदर बच्चों, वो 100% आपका गायब हो जाएगा। ठीक है, बस आप लोग अंत तक बने रहिएगा पेशेंस के साथ। आप लोग चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्त यार को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे बच्चों संख्या किसे कहते हैं, नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए गणना करने के लिए प्रयुक्त संकेत संख्या कहलाती है, यानी कि कोई भी चीज़ आप कैलकुलेट करते हैं उसके लिए जिस संकेत का प्रयोग करते हैं बच्चों उसको ही क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। समझ में नहीं आया तो आप लोग जो थोड़ा सा इंतजार कीजिए। दूसरा परिभाषा है वह संकेत जो मात्रा अथवा परिमाण को दर्शाती है। किसको दर्शाता है, मात्रा को दर्शाएगा या आपके किसको दर्शाएगा, परिमाण को दर्शाएगा। तो यहाँ पर समझिए बच्चों, आप लोग केमिस्ट्री तो पढ़ते ही हैं क्लास 10th में। आप सोचिए मैं अगर आपको बोलूँ हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, तो हाइड्रोजन का संकेत तुरंत आप लोग बोल देंगे कि हाइड्रोजन का संकेत H होता है सर। दूसरा मैं बोलूँ अगर कि पोटेशियम का संकेत क्या होता है, तो आप लोग सीधा बोल देंगे K होता है। कार्बन का कितना होता है, C होता है। ऑक्सीजन का O होता है। तो ये आप लोग सीधा सीधा आंसर दे रहे हैं। तो यहाँ पर मुख्य रूप से ध्यान दीजिए, ये क्या है, ये आपके एलिमेंट्स का क्या है, संकेत है। क्या है बच्चों, एलिमेंट्स का यानी कि तत्वों का संकेत है। उसी प्रकार से मैं बोलूँ 4, तो 4 बोलूँ तो 4 के लिए कुछ ना कुछ तो संकेत देना पड़ेगा। जैसे मैं बोलूँ बच्चों, अगर मान लीजिए
आप लोग घर में चार मेंबर्स हैं, यानी कि 4 सदस्य हैं, ठीक है। मान लीजिए आप हैं, आपके मम्मी हैं, आपके पापा हैं और आपका एक छोटी सी प्यारी बहन है, ठीक है। अब देखिए मुख्य रूप से मैं अगर बोलूँ कि आप लोग का फैमिली में टोटल 4 सदस्य, 1 2 3 4। अब इसके लिए मैं लिख देता हूँ ऐसे करके 4, लेकिन इस 4 के लिए क्या कुछ संकेत हो सकता है? तो हाँ, मैथमेटिक्स ने क्या किया, मतलब कि गणितज्ञों ने क्या किया, उसके लिए एक अलग प्रकार से संकेत बनाया और इसका संकेत क्या है? 4। जैसे ही आप देखते हैं तुरंत आपका माइंड में आता है ये तो 4 है भाई। उसी प्रकार से अगर बोलें, अगर आपको क्वेश्चन करें कि आपके फैमिली मेंबर में जो है, आपके फैमिली में सबसे, यानी कि आपका 40 वर्ष से अधिक, यानी कि या फिर 30 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की संख्या कितनी है? तो मान लीजिए मम्मी और पापा ही है, बाकी आप लोग तो छोटे हैं, तो यहाँ पर 2 जो है क्या होगा, वो 30 साल से ज़्यादा उम्र का है, तो वहाँ पर बोलेंगे 2। अब उस 2 के लिए तो कुछ ना कुछ तो संकेत होगा, तो इसके लिए क्या होगा संकेत? ये इस प्रकार से होगा। तो जैसे आप देखते हैं, बोलते हैं कि ये तो 2 है, इस प्रकार से आया समझ में कुछ? तो देखिए इसी प्रकार से बच्चों कि यहाँ पर देखिए, मान लीजिए ये आपका है, मैं आपको, आप लोग इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि आप लोग क्लास में बैठे हुए हैं और मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग कितने स्टूडेंट्स हैं मेरे कक्षा में? तो मान लीजिए 6। तो ये छोटा सा क्लास है और इसमें 6 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने लिख दिया 6 इस प्रकार से। लेकिन इसके लिए गणितज्ञों ने क्या किया बच्चों, एक संकेत दिया और इस संकेत को, मतलब कि 6 को इस प्रकार से लिख दिया। अगर आपको मैं पूछ लूँ कि जो आगे की पंक्ति है उसमें कितने बच्चे बैठे हुए हैं, तो 1 2 3, तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? आगे की पंक्ति वाले को 3 इस प्रकार से लिख लेंगे। तो इसके लिए क्या किया, आगे की पंक्ति में एक अलग संकेत है 3, है ना, इस प्रकार से ये संकेत हो गया। समझ में आया कुछ? नहीं आ रहा है तो अभी आ जाएगा बच्चों, और भी है यहाँ पर। अब देखिए अलग अलग, देखिए क्षेत्र में, अलग अलग देशों में विभिन्न प्रकार की क्या हुई, नंबर्स का, संख्या के संकेतों का क्या हुआ, आविष्कार हुआ इस्तेमाल करने के लिए। जैसे आपका हिंदू अरबिक पद्धति, इसमें क्या है 1 2 3 4, मतलब कि आपका ये इंग्लिश में है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से है। ये सारे कैसे हैं, इंग्लिश में इसको बुलाया जाता है 1 2 करके। अब दूसरा है आपका रोमन पद्धति। रोमन पद्धति में मतलब जैसे इस प्रकार से देखिए, एक यानी कि रोमन पद्धति में, मतलब कि ये जो रोम आपका देश है बच्चों, इटली की राजधानी रोम, तो रोमन एक साम्राज्य था पहले, तो उन्होंने इसका विकसित किया था, विकास किया था। तो देखिए किस प्रकार से, एक को लिखेंगे तो एक देकर के उस पर ऊपर डॉट डालेंगे, 2 लिखेंगे तो यहाँ पर 2 आई की तरह 2 डैश देंगे और ऊपर दोनों पर डैश डॉट डाल देंगे। उसी प्रकार से इस प्रकार से लिखेंगे, जैसे 4 का, जैसे 5 का कैसे लेंगे, वी लिख देंगे, 6 का VI, इस प्रकार से चलता है आपका। तो ये किस पद्धति के अंतर्गत आ जाएगा, ये आपका जो है मुख्य रूप से रोमन पद्धति के अंतर्गत आ जाएगा बच्चों। तो उसी प्रकार से भारत में भी हुआ ना, तो भारत में क्या होता है, पहले के लोगों ने इसका इस्तेमाल किया, कौन सा, हिंदी मतलब कि ये देखिए, ये 1 2 3 4, ये हुआ 5। नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, और ये सबसे बेसिक क्लास है, इससे बेसिक कोई आपको पढ़ा नहीं सकता है। और इतना मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आपको 90 से नीचा मार्क्स लाने में कोई अगर रोके तो मुझे आके बताना, कोई भी नहीं रोक सकता आपको 90 मार्क्स लाने के लिए। क्यों? क्योंकि मैथ सब्जेक्ट ही ऐसा है, कोई 1 मार्क्स नहीं काट सकता है। अगर काटता है तो आप तुरंत चैलेंज कीजिए और 100% आपको मार्क्स मिलेगा। लेकिन दूसरे सब्जेक्टों में तो जो चेक करने वाले होते हैं वो कुछ से कुछ बता देगा, कारण बता देगा, भाई आपने ऐसा लिखा था, आपका राइटिंग सही नहीं था, वैसा था, तो वहाँ पर कारण दे देगा। लेकिन मैथ की दुनिया में उसका नहीं चलने वाला कुछ, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं इसलिए कर देने के लिए बोल रहा हूँ बच्चों, क्योंकि आप लोगों को कभी आपके माता पिता या आपके पिता जो है या गाँव का कोई बूढ़ा आदमी, पहले का आदमी क्या कर देता है, पढ़ने के लिए कुछ दे देता है, जमीन का कुछ कोई खतियान हो गया, केवाला हो गया, या अलग प्रकार के कोई दस्तावेज दे देता है जिसमें जो है इस प्रकार के जो है नंबर्स लिखे रहते हैं। जैसे आप लोग कभी भी बच्चों, मुख्य रूप से जो आप यानी कि धार्मिक पुस्तक है, मुख्य रूप से आप लोग जब देखेंगे भागवत गीता, रामायण, पुराण, उसमें जितने भी नंबर्स होते हैं ना, ज़्यादातर आप लोग इसमें देखिएगा, इस प्रकार से देखा रहेगा। तो ये कैसा है, हिंदी नंबर से, हिंदी संख्याएं 1 2 3 इस प्रकार से 4 लिखेंगे, इस प्रकार से 5 लेंगे। ये सारा चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा इन संख्याओं के बारे में, ठीक है। मतलब संख्याएं क्या होती है, तो मुख्य रूप से संकेत होता है किसी भी मात्रा या किसी भी परिमाण को दर्शाने के लिए। समझ में आ गया? तो आप लोग, मैं एक बार पीछे जाता हूँ। अब इस प्रकार से आप लोग को मैंने तो बता दिया, तो ये सारे नंबर्स होते हैं। तो इस 6 को अगर रोमन में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो रोमन में लिखेंगे V और इस पर क्या देंगे, I दे देंगे। तो ये हो गया रोमन में। इसी 6 को मैं अगर किस में लिख लूँ बच्चों, हिंदी संख्या में लिख लूँ, तो ये कैसे होगा, तो 3 को पलट के लिखा जाता है इस प्रकार से। आया समझ में कुछ? ये अगर इस 3 को मैं रोमन में लिखूँ तो क्या दिया जाएगा, तो इस प्रकार से दे दिया जाएगा, 3 बिंदु दे देंगे, 3 I लेकर के। अगर इसको मैं बोलूँ कि नहीं हिंदी में लिख के दिखाओ, तो कैसे होगा, 6 को पलट दो इस प्रकार से, तो ये 3 हो गया सीधा सीधा। आया समझ में कुछ? आई थिंक, मैं उम्मीद करता हूँ कि सारा चीज़ समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं बहुत ही बेसिक से आप लोग को पढ़ा रहा हूँ सारा चीज़, ठीक है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और
बढ़ते हैं नंबर सिस्टम की तरफ, एक एक करके बात करते हैं संख्या पद्धति में कौन कौन सी संख्या मुख्य रूप से हम लोगों को पढ़नी है। तो पहला संख्या आपका आ रहा है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या बच्चों इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इसको दर्शाया जाता है कैपिटल एन के द्वारा। किसके द्वारा? कैपिटल एन। जहां भी देंगे आप लोग समझ जाएंगे, यानी कि ये आपका कैसा है? प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, तो यहाँ पर मुख्य रूप से क्या याद रखना है बच्चों कि जो है मुख्य रूप से आप लोग को ये ध्यान रखना है कि एक से शुरू होकर, कहाँ से शुरू होकर? एक से शुरू होकर अनंत तक जाने वाले, 1 2 3 ऐसे चलता रहेगा, 50 51 फिर लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, इस प्रकार से चलते रहेगा अनंत तक। तो इसको बोलेंगे हम लोग मुख्य रूप से प्राकृतिक संख्या, यानी कि आपका पूर्ण संख्या। आया समझ में? चले अब आगे बात करते हैं। मुख्य रूप से यहाँ दिया हुआ है देखिए प्राकृतिक संख्या, तो किसको बोलेंगे? तो वैसी संख्या जो एक से शुरू होकर कहाँ तक जाती हो? अनंत तक जाती हो। देखो मैं डेफिनेशन नहीं लिखाया हूँ बच्चों, क्योंकि आप लोग और छोटे नहीं है, ये सब डेफिनेशन जो होते हैं ना, परिभाषा कभी नहीं पूछा जाता है, लेकिन मैं यहाँ पर समझा इसलिए रहा हूँ ताकि जो है कोई भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। और डेफिनेशन मैथ में याद नहीं किया जाता बच्चों, ठीक है? परिभाषा कभी भी रटेगा नहीं, आप लोग माइंड में सिर्फ बैठा लीजिएगा। तो प्राकृतिक संख्या जिसका डेफिनेशन जरूर होगा मैं खुद लिख दूंगा, ये सब छोटा छोटा है, ये सब 2-3 जो दूसरी तीसरी कक्षा के बच्चे होते हैं वो लोग पूछते हैं हमसे, ठीक है? तो मुख्य रूप से एक से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्या को क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। अब आपका सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया था बच्चों कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, कौन सी है? तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? 1 है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में दे देगा बच्चों कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन एक प्राकृतिक संख्या है, वहां पर दे देगा 2, उसके बाद देगा -1 0, उसके बाद 2/3, तो मुख्य रूप से कौन हो जाएगा? तो वहां पर हो जाएगा 2। ठीक है, प्राकृतिक संख्या कैसा होगा? 1 2 3 4 पूरा रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से। अब आगे बात करते हैं पूर्ण संख्या, यानी कि आपका होल नंबर। इसको जो है W से डिनोट किया जाता है। होल नंबर किसको बोलेंगे? तो होल नंबर बोलेंगे बच्चों जो आपका आर्यभट्ट साहब थे, यानी कि भारत का, यानी कि बिहार का रहने वाला था वो आपका आर्यभट्ट। उन्होंने क्या किया था? तो उन्होंने शून्य का आविष्कार किया था, खोज किया था। किसका? इस शून्य का। तो इस शून्य को जोड़ देंगे किस पर? प्राकृतिक संख्या में। प्राकृतिक संख्या में अगर शून्य को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? आपका पूर्ण संख्या बन जाएगा। कौन सी संख्या बन जाएगी? पूर्ण संख्या बन जाएगी। तो प्राकृतिक संख्या आपका कहाँ से शुरू हो रही थी? ये आपका हो गया 0। और इस प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू हो रही थी? तो 1 से। तो 0 + 1 मतलब कि आपका कितना हो जाएगा? 0 1 2 3, इस प्रकार से चलता रहेगा ना। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे 0 से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्या। कौन सी संख्या? 0 से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है, होल नंबर कहलाता है। आया समझ में? देखिए अब यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, 0 1 2 3 4 50, इस प्रकार से चलता रहेगा आपका अनंत तक। तो इसको बोलेंगे हम लोग पूर्ण संख्या, होल नंबर। इसको W से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर मुख्य रूप से ध्यान दीजिए, इसमें अगर मैं पूछूं आपको कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? सबसे छोटी बताओ, तो सबसे छोटी कौन सा हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जबकि 1 किसका सबसे छोटी संख्या थी? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या पूछा जाए सबसे छोटी तो 1, लेकिन अगर पूर्ण संख्या पूछा जाए तो आपका 0 हो जाएगा। समझ में आ गया? अब देखिए मैं बच्चों बार बहुत जगह मैं क्या लिखा हूँ, जैसे देखिए ये आपका डब्बा है, इस डब्बा में मैंने एक पॉइंट लिखा, लेकिन इसका नाम क्या दिया मैंने? टीपी बच्चों, मतलब कि हम लोगों का जो कक्षा है इसका नाम है तनु क्लासेस। तो T फॉर तनु, P फॉर पॉइंट, तो तनु पॉइंट इसलिए मैं दे रहा हूं ताकि आपके माइंड पर लिखा रहेगा कि हाँ मैंने सर के पास पढ़ा था। किस सर के पास पढ़ा था? तो तनु सर चैनल पर एक सर पढ़ाते हैं बहुत ही गजब का, उसी के पास पढ़ा था। तो मुख्य रूप से आपको ये ध्यान रखना है, तनु पॉइंट, ये भी आपका तनु पॉइंट। इस प्रकार से आप जितने भी पॉइंट्स होंगे, नोट पॉइंट्स, मैं वहाँ पर टीपी लिख दूंगा, तो आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए कि टीपी मतलब तनु पॉइंट्स, यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपका 0 है। ध्यान देगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टार दिया हुआ है टीपी के दूसरा पॉइंट में कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, यानी कि जितनी भी प्राकृतिक संख्या है ये क्या है? पूर्ण संख्या है, जबकि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। बहुत ही VVI है बच्चों, जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। सीधा कथन में पूछ देता है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, वहां पर आपको एक एक करके बोल देगा। जितने भी प्राकृतिक संख्या होते हैं पूर्ण संख्या नहीं होते हैं, दे देगा। जितने भी पूर्ण होते हैं सब प्राकृतिक होते हैं। इस प्रकार से वहाँ पर 4 कथन दे देगा। तो यहाँ पर आप लोग को बनाना है। तो यहाँ पर जो है आप लोग समझ लीजिए कि कहने का सेंस यहाँ पर क्वेश्चन वहाँ पर बोल रहा है, वो पॉइंट जो बोल रहा है बच्चों, कह रहा है कि जितने भी प्राकृतिक संख्या होंगे ना, जितने भी प्राकृतिक यानी कि आपका नेचुरल जो नंबर होंगे ना, वो सारा का सारा कैसा होगा? पूर्ण संख्या भी होगा। कैसा होगा? पूर्ण होगा। लेकिन जितना पूर्ण संख्या होगा वो नेचुरल नंबर नहीं होगा। क्यों? तो देखिए प्राकृतिक संख्या में कौन कौन है बच्चों? आपका
जैसे 1 2 3 इस प्रकार से है। पूर्ण संख्या में कौन कौन है, 0 1 2 3 इस प्रकार से जा रहा है आपका। तो देखिए जितने भी प्राकृतिक संख्या है क्या वो पूर्ण संख्या में मौजूद है, तो 100% है। लेकिन जो 0 जो है आपका पूर्ण संख्या में, क्या ये आपका प्राकृतिक संख्या में मौजूद है, नहीं है ना। इसलिए आपका जो पूर्ण संख्या है वो प्राकृतिक नहीं हो सकता। लेकिन जितने भी आपके प्राकृतिक है सबका सब क्या होगा, पूर्ण होगा। समझ में आ गया ये पॉइंट, तो आप लोग को याद रखना है। तो यहाँ पर लिख लेना है चूंकि 0 जो है क्या है, एक पूर्ण है, जबकि वो आपका प्राकृतिक नहीं है। ठीक है, प्राकृतिक आपका नहीं है। तो आप लोग जो है बच्चों जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए ऊपर से सारा, ठीक है, ताकि आप लोग जो है नोट डाउन कर लेंगे सारा चीज़। तो एक बार स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, खींचिए। आगे अब नीचे का इसका भी कर लीजिए पूरा सारा प्राकृतिक संख्या। फिर उसके बाद नीचे वाला आप लोग एक तरफ से नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं बहुत ही अच्छी तरह से आप लोग को ये सारा नोट प्रोवाइड करा रहा हूँ। आगे है बच्चों आपका पूर्णांक संख्या। ये आपका तीसरा संख्या है पूर्णांक संख्या। ठीक है, देखिए पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में बोला जाता है इंटेजर। किस क्या बोलते हैं, इंटेजर। इसको आई या जेड से डिनोट किया जाता है, किससे प्रदर्शित किया जाता है, आई या जेड से। अब देखिए पूर्णांक संख्या किसको बोलेंगे, तो पूर्णांक संख्या से पहले मैं आपको क्या क्या पढ़ा दिया, तो पूर्णांक संख्या से जो पहले है बच्चों मैंने आपको पढ़ा दिया मुख्य रूप से कौन कौन सा चीज़, तो पढ़ा दिया आपका प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या किसको बोलेंगे, तो 1 2 3 इस प्रकार से जाएगा तो प्राकृतिक संख्या होगा। पूर्ण संख्या किसको बोलेंगे, तो पूर्ण संख्या मतलब कि प्राकृतिक संख्या में अगर 0 लगा देंगे तो पूर्ण संख्या हो जाएगा। अब मैं बता रहा हूँ अगर इस पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या जोड़ देंगे, जैसे -1 -2 -3 इस प्रकार से चलता रहेगा, तो ये कहलाएगा आपका पूर्णांक संख्या। समझ में आया, जितने भी आपके पूर्ण संख्या हैं इसके साथ किसको जोड़ देंगे, आपका ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा आपका पूर्णांक संख्या। समझ में आ गया होगा आई थिंक। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, तो देखिए आपका ये प्राकृतिक संख्या हो गया, हुआ कि नहीं, 1 2 3 ये चलता रहेगा। इसमें कौन है आपका पूर्ण संख्या भी है, 0 हो गया। अब 0 के अलावा इसमें कौन हो गया आपका नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक संख्याएं भी हो गई, तो इसको मिला करके बोलेंगे, सबको मिला करके पूर्णांक संख्या। आया समझ में, यानी कि वह संख्या जिसमें सारे क्या हो, पूर्ण संख्या भी हो और साथ साथ में ऋणात्मक संख्याएं हो, तो उसके संग्रह को हम लोग बोलेंगे पूर्णांक संख्या। अब देखिए इसमें क्या होगा, तो इसमें मुख्य रूप से आप लोग ध्यान दीजिए 3 प्रकार के नंबर्स हो जाएंगे। एक हो गया 1 से लेकर के इधर जो जा रही है ये हो जाएगा बच्चों 1 2 3 इस प्रकार से जो जा रही है, ये कैसा है देखिए, तो इसके सामने क्या छुपा हुआ है, प्लस है कि नहीं, तो इसको बोलेंगे हम लोग धनात्मक पूर्णांक। किस प्रकार का पूर्णांक बोलेंगे, जल्दी बोलिए आप लोग साथ साथ में, धनात्मक पूर्णांक। अच्छा अब यहाँ पर एक तरफ इधर है, तो इधर कैसा है, तो -1 -2 -3 इस प्रकार से जा रही है, तो इसको कैसे बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग मुख्य रूप से ऋणात्मक पूर्णांक। कैसा पूर्णांक बच्चों, ऋणात्मक पूर्णांक। अच्छा इस दोनों के अलावा एक बीच में तो 0 भी है ना, तो इस 0 को क्या बोलेंगे, तो 0 बोलेंगे न तो धनात्मक न तो ऋणात्मक, न तो धनात्मक और न ही ऋणात्मक। आया समझ में कुछ, तो ये आपका सीधा सीधा पूछ लिया जाता है 0 को, 0 के बारे में पूछा जाता है, कथन दे देता है 0 एक धनात्मक पूर्णांक है, 0 एक ऋणात्मक पूर्णांक है, 0 न तो धनात्मक है न तो ऋणात्मक है, इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 0 वाला। 0 जो है न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। धनात्मक पूर्णांक कौन हो जाएगा, तो 1 2 3 इसके सामने क्या छुपा हुआ है, प्लस। प्लस को नहीं लिखा जाता बच्चों, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। दूसरा है आपका ऋणात्मक पूर्णांक, -1 -2 -3 -4 इस प्रकार से। अब यहाँ पर तनु पॉइंट के रूप में कुछ इंपॉर्टेंस यहाँ पर दिए हुए हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है बच्चों, कन्फ्यूजन हो जाता है पढ़ने के बावजूद। किस प्रकार से कन्फ्यूजन आपको आ जाती है, आपको कोई आदमी पूछ लेता है कि -1 बड़ा या -50 बड़ा, -1 बड़ा या 50 बड़ा, तो आप लोग सीधा सीधा बोल देते फटाफट -50। लेकिन आप लोग को ध्यान रखना है बच्चों, संख्या जितना बड़ा होगा अगर उसके सामने माइनस का चिन्ह हो गया तो वो उतना ही छोटा बन जाएगा। आया कुछ समझ में, यानी कि संख्या जितना बड़ा और उसके सामने अगर माइनस का चिन्ह, तो वो हो जाएगा सबसे छोटा हो जाएगा, उससे छोटा हो जाएगा। 2 संख्या है -1 और एक है आपका -50, तो इसमें से -50 जो है आपका, 50 जो है बड़ी संख्या, लेकिन इसके सामने क्या लग गया है, माइनस, इसलिए ये हो जाएगा -1 से छोटी हो जाएगी। कैसी संख्या हो जाएगी, -1 से छोटी। तो इसी प्रकार से यहाँ पर तनु पॉइंट के रूप में हम लोग यहाँ पर लिखें, -1 जो है -2 से क्या हो जाएगा, बड़ा होगा। लेकिन अगर 1 और 2 की तुलना में करेंगे तो 1 2, तो 1 2 अभी बताएं 1 और 2 में कौन बड़ा होगा, 1 और 2 में 2 बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस वाली बात है। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 जो है -2 से बड़ा हो जाएगा, -50 जो है -100 से बड़ा है, 0 जो है -1 से बड़ा है। आप लोग को पूछ लिया था 0 क्या है, -1 से बड़ा है कि छोटा है, आप लोग तुरंत मार देंगे -1, क्योंकि 0 तो नहीं बच्चों, -1 के बाद मतलब कि आपका 0 जो है पॉजिटिव के बहुत ज़्यादा करीब है। ध्यान रखिएगा आप लोग, ये जो -1 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। मतलब कहने का सेंस है बच्चों, आप लोग समझिए, एक है आपका 0 और एक है आपका -1। अब बोलेगा कि इसमें बड़ा कौन है, तो 100% 0 का। कैसे, जैसे मान लीजिए आप है, ठीक है, आपने क्या किया, किसी से मान लीजिए 1 रुपया उधार लिया, तो आपने जो उधार लिया आप पर कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज आ जाएगा, मतलब 1 माइनस हो जाएगा, 1 रुपया लिए तो, है ना। लेकिन एक आदमी है उसके पास
एक भी रुपया नहीं है, यानी कि उसके पास कैसा रुपया है, 0 रुपया है, लेकिन वो किसी से उधार नहीं लिया, तो 0 रुपया है मतलब उस पर तो कर्ज नहीं है ना, लेकिन आप पर तो कर्ज है। तो आप कमाएंगे तो सबसे पहले कर्ज चुकाना पड़ेगा, मतलब कि आपके ऊपर क्या है, माइनस चार्ज है, मतलब कि आप नीचे है, मतलब कि 0 से भी आपका नीचे है। जैसे अगर ये आदमी भी कमाने जाएगा और आप भी कमाने जाएंगे, मान लीजिए आपने 5 रुपया कमाया, ये भी 5 रुपया कमाया, तो इसका 5 का 5 बच जाएगा, लेकिन आपके पास कितना बचेगा, 1 रुपया तो देना पड़ेगा ना जिसके पास लिए थे, तो आपके पास बचेगा 4 रुपया, है ना, इसके बाद बचेगा 5 रुपया। तो आप सोचिए आप इससे छोटा ना हुए, 0 से कितना हुए, छोटा ना हुए, क्योंकि 0 जो था जिसके पास उसको तो किसी को देना नहीं पड़ेगा, है ना। ये समझिए, आप लोग समझ में आ गया आसानी से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बीबीआई सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला, ये आपका संख्या स्टार्ट हो रहा है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, एक से बड़ी वह प्राकृतिक संख्या जो केवल एक या स्वयं से विभाजित हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। तो एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या हो जाएंगे जो केवल क्या हो, जो केवल एक या स्वयं से विभाजित हो, इसको बोलेंगे हम लोग कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या। या फिर दूसरा इसका डेफिनेशन है वह संख्या जिसका केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, उसको बोलेंगे हम लोग कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या। तो आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, मैं समझाता हूँ आपको बच्चों। 1 सेकेंड, देखिए ये आपका मान लीजिए कोई संख्या है 2, ठीक है, एक संख्या है 3, एक संख्या है 4, एक संख्या है 5। अब आप लोग इसका एक करके सबका गुणनखंड कीजिए। तो इस 2 को किस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों, देखिए तो 2 गुना 1 ऐसे लिख सकते हैं, और इसके अलावा कुछ लिख सकते हैं क्या, 2 गुना 2 को 3 गुना 1 इस प्रकार से नहीं ना, तो नहीं लिख सकते, तो 2 गुना 1 हो गया। इसी प्रकार से 3 को लिखिए तो 3 का तो 3 गुना 1 हो गया। अच्छा 4 को लिखिए तो 4 को कैसे लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 4 गुना 1, उसके बाद इस 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2, लिख सकते कि नहीं, 2 गुना 2, और यहाँ पर और एक संख्या ले लीजिए 6, तो यहाँ पर देखिए 4 गुना 1 लिखिए, इसको 2 गुना 2। अच्छा 5 को लिखिए तो 5 को कैसे लिखेंगे, 5 गुना 1। अच्छा अब लिख लीजिए 6 को, तो 6 को किस प्रकार से लेंगे, 6 गुना 1, उसके बाद इस 6 को कैसे लिखेंगे, 3 गुना 2 लिखेंगे कि नहीं। तो ये सारे क्या हो जाएंगे आपका, ये सारे जो आपका आ रहा है, ये 4 का जो है ये क्या है, गुणनखंड है, ये क्या है, गुणनखंड है, ये 5 का क्या है, गुणनखंड है, ये 3 का गुणनखंड है, ये 2 का गुणनखंड है, इस प्रकार से। तो जितने भी आपके अभाज्य संख्या होंगे उसका गुणनखंड केवल और केवल कितना होगा, 2 ही गुणनखंड होगा। तो इसमें देखो तो 2 का कितना गुणनखंड है, 2 और 1, यानी कि 2 ही गुणनखंड है, तो ये अभाज्य संख्या है। 3 का कितना गुणनखंड, 1 और 3 और 1, तो यहाँ पर 2 ही है ना, देखो एक 3 है और एक 1 है, तो यहाँ पर 2 ही गुणनखंड है, तो ये भी अभाज्य संख्या। अच्छा 4 का देखें तो 4 का कितना गुणनखंड, 4 है, एक गुणनखंड, एक गुणनखंड, कितना हो गया, 4 और 1, मतलब 4 एक खुद गुणनखंड है और एक गुणनखंड है, कितना हो गया 2, और यहाँ पर 2 भी एक तो गुणनखंड है, तो यहाँ इस पर 4 का कितना गुणनखंड हो गया 3, तो 4 का 3 गुणनखंड हो गया ना, तो 4 अभाज्य संख्या होगा क्या, नहीं होगा। 5 का होगा 100% 5 अभाज्य संख्या होगा, क्यों, क्योंकि 5 का गुणनखंड कितना है, सिर्फ और सिर्फ 2 ही है, 5 और 1 यानी कि 2। अब 6 का देखिए तो 6 कौन सी संख्या होगी, तो 6 गुना 1, 6 गुना 1, तो यहाँ पर 6 गुणनखंड हो गया, 1 गुणनखंड हो गया, कितना हो गया 2, 3 भी एक इसका गुणनखंड है, तो और यहाँ पर 2 भी गुणनखंड है, तो 1 2 3 4 टोटल कितने गुणनखंड हो गए, 4 गुणनखंड हो गए 6 का। तो 6 क्या होगा, अभाज्य होगा क्या, नहीं होगा। इसलिए वैसी एक से बड़ी बोलेंगे, एक को नहीं बच्चों, एक से बड़ी वह प्राकृतिक संख्या जिसका केवल कितना गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड हो, कितना गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड हो, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग अभाज्य संख्या। आया समझ में। या फिर वह एक से बड़ी वह प्राकृतिक संख्या जो केवल और केवल स्वयं से और एक से कटता हो, उसको बोलते हैं कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या। आया समझ में। अब देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल्स क्या क्या दिया हुआ है। देखिए एग्जाम्पल में दिया हुआ है आपका 2, देखिए 2 को किस तरह से लिखिए, 2 गुना 1, इसके अलावा कुछ लिख सकते हैं नहीं ना, तो 2 एक गुणनखंड हो गया, 1 और इसका 1 गुणनखंड हो गया, तो 1 और 1 2 गुणनखंड हो गया। 5 का कितना गुणनखंड है, 1 और 1 2 ही गुणनखंड है ना। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर एग्जाम्पल में लिख सकते हैं 2 3 5 7 11, उसी प्रकार से आपका 13 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, तो 23 29 31 इस प्रकार से आपका चलता रहेगा। मैं आपको यहाँ पर बीच में 23 29 31 क्यों दिया हूँ, तो ये आपका 23 जो है पूछा हुआ है, एक बार पूछ लिया था निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है, और उसमें ऑप्शन में दे दिया था 21 22 23 24, तो कौन सा हो जाता आपका 23 हो जाता। 29 भी पूछा हुआ है अभाज्य संख्या में, पूछा था सीधा 31 भी पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या, ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेगा। अब बात करते हैं मुख्य रूप से इसमें तनु पॉइंट्स के रूप में कि इसमें मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं। तो हमने जाना एक से बड़ी प्राकृतिक संख्या होगी जो आपका अभाज्य होगा, कैसे होगा, तो उसका गुणनखंड केवल कितना होगा 2 होगा, या फिर वो खुद से कटेगा या आपका 1 से कटेगा, ठीक है। तो अब ध्यान रखना है, तो यहाँ पर जो संख्या है इसमें देखिए सबसे छोटी जो है आपका अभाज्य संख्या है कौन सी है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है, तो लिख लेंगे सबसे छोटी, छोटा नहीं करना बच्चों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। सीधा 2017 में पूछा हुआ प्रश्न ये आपका 2017 में पूछ लिया था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 1 2 3 4,
तो क्या हो जाएगा आपका सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को ध्यान रखना है, इसलिए मैं इसका नाम तनु पॉइंट दिया हूँ बच्चों कि ताकि सारा जितना भी पॉइंट्स रहेगा इंपॉर्टेंट वो मैं दर्शा दूंगा आप लोगों के सामने। दूसरा है आपका 2 जो है 2 केवल एक ऐसा सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है, यानी कि 2 ही एक ऐसा सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है। 2 के अलावा जितने भी आपके सम संख्या होंगे वो आपका क्या होगा, अभाज्य संख्या कभी भी नहीं होगा। जैसे आप लोग ध्यान दीजिए बच्चों कि 2 ये क्या है, सम संख्या है। सम संख्या किसको कहते हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, सम संख्या बोलते हैं बच्चों वैसी संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसको सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, देखो तो कट रहा है कि नहीं 2 से, 2 कम 2 कम 2, 2 दूना 4, 2 6, 2 चौका 8 कट रहा है ये सब, तो यह हो जाएगा आपका सम संख्या। और विषम संख्या किसको बोलते हैं, तो वे संख्याएं जो आपका 2 से भाग नहीं लगे तो उसको बोलेंगे विषम संख्या। जैसे आपका 3, जैसे आपका 5, उसके बाद 7, 9, ये 2 से कट रहा है क्या, नहीं ना, तो इसको बोलेंगे विषम संख्याएं। समझ में आएगा। तो अब मैं यहाँ पर ये समझा रहा था बच्चों कि मुख्य रूप से 2 ही एक ऐसा सम संख्या है जो आपका अभाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि 2 का गुणनखंड सिर्फ और सिर्फ कितना है, 2 गुना 1, यानी कि 2 ही गुणनखंड है ना, 2 ही गुणनखंड है सिर्फ, इसलिए ये हो गया आपका अभाज्य संख्या। लेकिन 2 के अलावा कोई भी सम संख्या बोलिए तो आप लोग अपने मन से बोलिए। तो मान लीजिए आपने बोला 10, तो 10 एक सम संख्या है। क्यों, क्योंकि 2 पंचे 10 कट जाता है। लेकिन 10 का गुणनखंड निकाले तो 10 का गुणनखंड कितना होगा, 10 गुना 1 हो गया। अच्छा, 10 का गुणनखंड ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 गुना 2 लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखिए 10 का गुणनखंड कैसे कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, तो 10 का तो 4 गुणनखंड हो गया ना, तो ये अभाज्य हुआ क्या, नहीं होगा ना। तो 2 के अलावा कोई भी संख्या आप लोग ले लीजिए, जैसे 4, 2 दूना 4 कट जाता है, तो ये तो आपका सम संख्या है लेकिन अभाज्य नहीं होगा। इसलिए 2 के अलावा कोई भी ऐसी सम संख्या है ही नहीं दुनिया में जो आपका अभाज्य होगा। तो इसलिए ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, सीधा सीधा आपका ऑब्जेक्टिव के रूप में क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है, आगे आप बात करते हैं, समझ में आ गया होगा अभाज्य संख्या। अब आगे बात करते हैं हम लोग भाज्य संख्याओं के बारे में। ठीक है, तो भाज्य संख्या क्या होती है, 1 सेकंड बच्चों। तो यहाँ भाज्य संख्याओं को जो है यौगिक संख्या भी बोली जाती है। एक बार सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया था बच्चों यहाँ पर कि निम्न में से कौन यौगिक संख्या है, तो आप लोग को ध्यान देना है यौगिक संख्या पूछे या भाज्य संख्या पूछे वो सब क्या होगा, आपका बराबर ही होगा। ठीक है, तो मुख्य रूप से आपको यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, भाज्य संख्या पूछे या यौगिक संख्या बोले। अब बात करते हैं, कहते हैं किसे को भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी भाग लगे, यानी कि एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगी जो एक और स्वयं से कटेगा ही लेकिन दूसरी अन्य संख्या से भी कटेगा। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल आप लोग को देता हूँ, मान लीजिए ये आपका है 4, तो देखिए 4 किससे कटेगा, 4 से कटेगा ही खुद से, और 1 से भी भाग लगाएंगे, है ना। तो एक देखिए 4 को भाग लगा रहे हैं हम लोग, 4 से, 4 एकम 4 कट गया। अच्छा, इस 4 को हम लोग 1 से भाग लगा रहे हैं, 1 चौका 4 कट गया, है ना, यहाँ पर माइनस कट गया, ये भी कट गया। अच्छा, इस 4 को हम लोग 2 से काट रहे हैं, 2 दूना 4 कट गया। तो अब देखिए ये 4 जो है ये किससे किससे कट रहा है, 4 से कट गया, 1 से भी कट रहा है, और किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से आप लोग को ध्यान देना है वे एक से बड़ी वह प्राकृतिक संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी यानी भाग लग जाए उसको बोलेंगे भाज्य संख्या या फिर आपका यौगिक संख्या। समझ में आया। चलिए अब आगे बात करते हैं। मुख्य रूप से दूसरा इसका डेफिनेशन दिया हुआ है, वे संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो। कितना गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो, तो वो क्या कहलाएगा, आपका भाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे 4 का गुणनखंड कितना होगा, तो देखिए 3 गुणनखंड हो जाएगा, 1 2 3। तो 4 जो है आपका 4 से भी कटेगा, 4 एकम 4, 1 से भी कटेगा, 1 चौका 4, 2 से भी कटेगा, 2 दूना 4, तो 3 गुणनखंड हो गया आपका। उसी प्रकार से आपका 6 का देख लीजिए, 6 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, तो कितना गुणनखंड हो गया 6 का, 4 गुणनखंड हो गया। 6 एकम 6, 1 6 के 6, 3 दूना 6, द्वितीया 6 कटा कि नहीं, तो ये सारे गुणनखंड हो जाएंगे आपका। तो ये कहलाएगा आपका भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या में क्या क्या आप लोग एग्जांपल में लिख लेंगे, जितनी भी संख्या आती है आप लोग लिख लीजिए अपने मन से। 4 से शुरू होगा, 4 से शुरू करके आप लोग चल जाइए, क्योंकि 3 नहीं होगा बच्चों। 3 आपका किस में चल गया था, 3 आपको अभी मैंने दिखाया था, 3 जो है आपका अभाज्य संख्या में चल गया था। किस में चल गया था, 3 आपका अभाज्य में चल गया था, 2 भी आपकी किस में चल गया था, अभाज्य में चल गया था। अब 5 भी अभाज्य में, तो 3 2 3 के बाद कौन सी संख्या, 4, तो 4 किस में आ जाएगा, आपका भाज्य संख्या में आ जाएगा। 4 किस में आ जाएगा, आपका भाज्य संख्या में आ जाएगा। तो 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 20 21 22 इस प्रकार से आपका चलता रहेगा। वो क्या कहलाएगा, आपका भाज्य संख्या कहलाएंगे या फिर आपका यौगिक संख्या कहलाएगा। समझ में आ गया। चले तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग। 5 हम लोग संख्या पढ़ लिए, तो आप आगे पढ़ते हैं। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट खींच लीजिए बच्चों, अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ऊपर से ले लीजिए। 1 सेकेंड, चले लिए, पूर्ण संख्या का ले लिए सारा चीज़। उसके बाद लीजिए आप लोग यहाँ से अभाज्य संख्या का, अभाज्य संख्या का सारा चीज़ ले लीजिए। चले अब हम लोग मुख्य रूप से आप लोग जो है मुख्य रूप से भाज्य संख्या का भी स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। चले हो गया। चले अब बात करते हैं आगे। देखिए बच्चों,
भाज्य संख्या हम लोगों ने अभी पढ़ा, तो भाज्य संख्या का जो है कुछ पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या आपका है 4। सीधा सीधा पूछ लिया था बच्चों क्वेश्चन कि सबसे छोटी भाज्य संख्या निम्न में से कौन है? 2, 3, 4, 5। तो क्या हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। ठीक है, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट अभी हम लोग करने वाले हैं कुछ कार्य जो आपका बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। देखिए, दूसरा है आपका सबसे छोटी भाज्य सम संख्या। अभी देखिए, मैंने आपको एग्जाम्पल जो बताया आपको भाज्य संख्याओं का कितना क्या क्या बताया, तो 4, 6, 8, उसके बाद 9, 10, है ना, इस प्रकार से बताया। अब देखिए यहाँ पर सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन हो जाएगा? तो 4। सबसे छोटा भाज्य सम संख्या कितना हो जाएगा? सम संख्या है ना 4, तो 4। सबसे छोटा भाज्य विषम संख्या क्या हो जाएगा? तो देखिए 4 होगा क्या? नहीं होगा। 6 2 से कट रहा है, नहीं। 8 2 से कट रहा है, नहीं होगा। तो 9 जो है सबसे छोटी सम संख्या हो जाएगा, जो आपका क्या है? भाज्य है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पर वही सब पॉइंट मैं यहाँ पर दिया हूँ कि सबसे छोटी भाज्य सम संख्या 4, सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या 9। ठीक है, लिख लिए। अब आइए, हमारे बच्चे बहुत ही बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, तो बच्चे जो है बहुत ही ज़्यादा टैलेंट है, इंटेलिजेंट हैं, इसलिए हम लोग करने जा रहे हैं एक सेल्फ रिसर्च, खुद से कुछ खोज कर रहे हैं। ठीक है, क्या खोज कर रहे हैं भाई? तो हम लोग कर रहे हैं, हम लोगों ने जान लिया, क्या क्या जान लिया? तो हम लोगों ने जान लिया सबसे छोटी जो है, हम लोगों ने जाना बच्चों कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है? 2 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ये चीज़ को जान लिया, दोनों चीज़ को। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं? खुद से कुछ खोज करने जा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखे सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या, इसका क्या निकालना है? गुणनफल। ठीक है, सीधा सीधा बोर्ड परीक्षा में आपका 2019 में पूछा हुआ है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या गुण और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल कितना होता है। तो इसको हम लोगों ने सेल्फ रिसर्च के रूप में यहाँ पर लिख रहे हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या मैंने कितना बताया? 2। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना हो जाएगा? 4 बताया अभी जस्ट। अब दोनों का गुणनफल निकाल ली, तो गुणनफल कितना हो जाएगा? 4 दूना 8 हुआ। तो यहाँ पर 8 क्या हो जाएगा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल हो जाएगा। ठीक है, ये 2019 में आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है। हो गया। अब दूसरा रिसर्च कर रहे हैं हमारे बच्चे, बहुत ही ज़्यादा आपका क्या है, बहुत सारे बच्चे साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, इसलिए अभी से रिसर्च करना शुरू कर दिए। तो दूसरा रिसर्च हमारे बच्चे लोग कर रहे हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या तथा सबसे छोटी भाज्य संख्या का महत्तम समापवर्तक कितना होगा। यानी कि आपका HCF पूछ रहा है, HCF। तो मैंने बताया था सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। अब दोनों का HCF निकाल लो बच्चों। HCF तो निकालने जानते हैं ना? नहीं जानते हैं, टेंशन नहीं लीजिएगा। 1.2 में तो हम लोग HCF ही तो निकालने वाले हैं। 1.1 में क्या निकालेंगे? HCF ही तो निकालेंगे। तो समझ में आप लोग को वहाँ पर आ जाएगा। लेकिन अभी थोड़ा तत्काल के लिए देख लीजिए, 2 और 4 बहुत ही सिंपल है। तो 4 बड़ा है, तो 4 को हम लोग इस तरह से लिख लेंगे जिस प्रकार से भाग देते हैं। 2 दूना 4, 2 दूना 4 कैंसिल हो गया पूरा, तो कट गया। अब यहाँ पर कुछ बचा ही नहीं, तो इसका HCF क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो हम लोग को याद रखना है सबसे छोटी अभाज्य संख्या तथा सबसे छोटी भाज्य संख्या का महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा HCF ऑफ 2 और 4 का हो जाएगा 2। किस प्रकार से? तो 4 को भाग दे देंगे 2 से, तो 2 दूना 4 पूरा पूरा कट गया, आगे और नहीं चलेगा, इसलिए 2 आपका क्या हो जाएगा? महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बात करते हैं हम लोग मुख्य रूप से सहभाज्य संख्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। सहअभाज्य संख्या किसको बोलेंगे? तो ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनका महत्तम समापवर्तक क्या हो? 1 हो। यानी कि वैसे संख्याओं का हम लोग संख्याओं का जोड़ा ले लेंगे बच्चों जिसका महत्तम समापवर्तक क्या होगा? आपका 1 होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल के रूप में देता हूँ, 5 ले लिए और 7 ले लिए, हो गया 2 संख्या हो गया, इस दोनों का क्या हो गया? जोड़ा हो गया। अब ये 2 संख्याओं का जोड़ा हो गया, तो इसका महत्तम समापवर्तक निकालते हैं। HCF कितना होगा? तो 5 और ले लिए 7, इसका हम लोग निकाल लेते हैं HCF। तो HCF निकालने के लिए 7 बड़ी संख्या है, इसलिए 7 को बीच में रख देंगे और 5 से भाग देंगे, तो कितना हो जाएगा? 5 एकम 5 कट गया। और यहाँ पर कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा। बचेगा कि नहीं? अब इस 2 से किसको करेंगे? फिर 5 को भाग लेंगे, है ना? तो 2 दूना 4 कट गया, कितना बचा? 1। अब इस 1 से किसको कर देंगे? इस 2 को करेंगे, है ना? इस 1 से इस 2 को देंगे, तो ये 2 हो जाएगा। तो कितना? 1 दूना 2, क्या हो गया? कैंसिल हो गया पूरा। तो इसका महत्तम समापवर्तक लास्ट में जो आपका बच रहा है यहाँ पर भाजक के रूप में, उसी को तो हम लोग बोलते हैं महत्तम समापवर्तक निकलता है जो। तो यहाँ पर कितना बच रहा है? 1। तो ये क्या हो जाएगा आपका? महत्तम समापवर्तक 1। तो वैसी संख्याओं का जोड़ा जिनका जो है महत्तम समापवर्तक कितना हो जाए? 1 हो जाए, वो कहलाता है सहअभाज्य संख्या। जैसे 3 5, 2 5, 3 7, 11 13, 17 19, ये सारा एग्जाम्पल हो जाएगा। ये 18 25 ये आपका बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है कि जो है वहाँ क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन जो है आपका सहअभाज्य संख्याएं जोड़ा दिया हुआ था अलग अलग प्रकार के। तो यहाँ पर मुख्य रूप से 18 25 हो जाएगा। 18 25 कैसे हो जाएंगे? हमारे बच्चे फिर बोलेंगे कि सर कैसे होगा? तो 18 25 आप लोग नहीं होता है तो आप लोग कॉपी में डिवाइड कर दीजिए। किस तरह कीजिएगा? तो 25 को बीच में रख लीजिएगा और 18 को कर लीजिएगा बच्चों, और आप लोग करके दिखाइए जल्दी से। मैं 2 करके दिखाया अभी आपको, तो 18 और 25 का निकाल के बताइए। 100% इसका महत्तम समापवर्तक 1 ही होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर मुख्य रूप से सहअभाज्य संख्या पढ़ लिए। सहअभाज्य संख्या में मुख्य रूप से एक नोट पॉइंट है, तनु पॉइंट के रूप में, कि सभी
जो अभाज्य संख्या है, जितनी भी अभाज्य संख्या होती है उसका अगर जोड़ा बना लिया जाए तो सभी जोड़ा आपका सअभाज्य संख्या होगा। यानी कि जितने भी अभी आपको बताया ना मैंने आपको अभाज्य संख्या, जैसे आपका अभाज्य संख्या बताया 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, तो ये सारे क्या है अभाज्य संख्या। अगर उसका आपने जोड़ा बना लिया तो वो कहलाएगा आपका सअभाज्य संख्या। जैसे आपका 3, 5, 13, 17, 29, 31, तो टोटल 1 से लेकर के 100 तक जो है बच्चों आपका मुख्य रूप से कुछ ही संख्या आएंगे जो आपका क्या होगा सअभाज्य संख्या की गिनती में आएगी। आया समझ में? चले अब हम लोग बात करते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या ट्विन प्राइम नंबर, तो वैसी दो अभाज्य संख्या जिसके बीच का अंतर कितना हो 2 हो। कैसी संख्या? 2 अभाज्य संख्या और उसके बीच का अंतर कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, तब उसको बोलेंगे हम लोग जुड़वा अभाज्य संख्या। अर्थात x y दोनों में से घटाएंगे x माइनस वाई बराबर 2, x और y क्या होना चाहिए दोनों अभाज्य संख्या होना चाहिए, तब वो कहलाएगा आपका कौन सी संख्या आपका कहलाएगा जुड़वा अभाज्य संख्या। अगर अंतर कितना आ जाए 2 आ जाए। जैसे मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ, जैसे एग्जांपल देता हूँ बच्चों आपका यहाँ पर ले लीजिए, मान लीजिए आपका 17 और 19, देखिए 17 भी अभाज्य 19 भी अभाज्य। अब 19 में से 17 घटा दीजिए, कितना आया 2 आया, तो मुख्य रूप से ये क्या कहलाएगा आपका जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से 13 11 13 से 11 घटा दीजिए, कितना होगा 2 आएगा कि नहीं आएगा, तो ये भी क्या कहलाएगा आपका जुड़वा अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो मुख्य रूप से यहाँ पर जुड़वा अभाज्य संख्या का मैं एग्जाम्पल दिया हूँ 3 5 5 7, देखिए 5 से 3 चला गया 2, 7 से 5 चला गया 2, 31 से 29 चला गया 2, 43 से 41 चला गया 2। और भी एग्जांपल होंगे, आप लोग थोड़ा सा कमेंट में और भी 4 संख्या बताइए। ठीक है, मैं यहाँ पर 4 आप लोग को दिया हूँ, कमेंट में 4 संख्या बताइए, 4 संख्याओं का जोड़ी जो आपका जुड़वा अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहले आप लोग एक बार आगे बढ़ने से पहले स्क्रीनशॉट खींच लीजिए बच्चों। ठीक है, सारे संख्याओं का ये आपका मुख्य रूप से तनु पॉइंट मुख्य रूप से था, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट सेल्फ रिसर्च कर लीजिए जल्दी से। बहुत ही 2020 में पूछा हुआ देख लीजिए, 2020 में 2019 में दोनों बार पूछा हुआ है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। 100 अभाज्य संख्या लिख लीजिए, नोट पॉइंट कर लीजिए। और ये आपका 18-25 पूछा हुआ है बोर्ड परीक्षा में, सीधे चलिए आगे भी ये आप लोग कर लीजिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए जल्दी से। चलिए अब हम लोग बात करते हैं बच्चों परिमेय संख्या, ये आपका 8वीं संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या इसको बोलते हैं बच्चों रेशनल नंबर, इसको क्यू से डिनोट किया जाता है। ठीक है, क्यू से प्रदर्शित किया जाता है, क्यू से सूचित किया जाता है। अब मुख्य रूप से बात करते हैं इसका डेफिनेशन क्या होगा, इसका परिभाषा क्या होगा। तो परिमेय संख्या वैसी संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी किसके रूप में लिख सकते हैं p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है, परिमेय संख्या कहलाता है। अर्थात q बराबर क्या हो जाएगा p बटे क्यू, किसके रूप में p बटे क्यू के रूप में। लेकिन q का मान कितना होना चाहिए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जहां q बराबर 0 नहीं होगा और p और q क्या होगा, तो p और q पूर्णांक होगा। बच्चों बहुत बार पूछ लिया था q बराबर p बटे q, और p और q उसमें क्या है पूर्णांक है, प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है या अपरिमेय संख्या है, तो वहां पर आपको याद रखना है पूर्णांक संख्या। ठीक है, ऑब्जेक्टिव हो गया बच्चों, तो कहां से ऑब्जेक्टिव बन जाए आप लोगों को कोई पता नहीं, तो इसलिए आप लोग ध्यान देते रहिएगा। और मैं जितनी सारी बातें बोल रहा हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट मेरे लफ्ज़ निकल रहे हैं मुंह से, जितने भी मैं शब्द बोल रहा हूँ ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लिखते जाइएगा आप लोग। अब देखिए एग्जाम्पल के रूप में, एग्जाम्पल जैसे 7/2 पी वाई क्यू के रूप में, जैसे 2 के नीचे छुपा हुआ 1, 2/1 -1/1, तो -1 भी आपका परिमेय संख्या है। 2.5 है कि नहीं होगा, 100% पॉइंट को हटाओ तो 10 आ जाएगा, तो 25/10 ये भी होगा। जितनी भी आपका पी वाई क्यू के रूप में जितनी भी संख्या को लिखा जा सकता है वो क्या कहलाएगा आपका परिमेय संख्या कहलाएगा। समझ में आ गया। अब हम लोग लिखते हैं बहुत। अब देखिए बच्चों ये आपका जो है पूछा हुआ है। ठीक है, ये आपका जो 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये तनु पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पाई का मान जो 22/7 है ये कैसी संख्या है, परिमेय, अपरिमेय, प्राकृतिक और जो है पूर्ण। तो मुख्य रूप से ये आपका परिमेय संख्या है, 22/7 आपका परिमेय संख्या है। ठीक है, जबकि पाई एक ऐसी संख्या है तो अपरिमेय संख्या है। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो है आपका पाई, इसका अगर वैल्यू पूछा जाए 22/7 तो परिमेय संख्या है, लेकिन पाई पूछा जाए कि पाई कौन सी संख्या है, ये आपका अपरिमेय संख्या है। ये आपका 2012 में पूछा हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगर ये पूछा जाए सीधा सीधा कि दी गई दो परिमेय संख्याओं के बीच अनियमित रूप से कितने परिमेय संख्या निकाली जा सकती है, तो मुख्य रूप से आप लोग को ध्यान रखना है, 2 अगर दिया हुआ रहेगा परिमेय संख्या तो उसके बीच अनियमित रूप से अनेक परिमेय संख्या आप निकाल सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान रहेगा, ये आपका जो है क्वेश्चन 2013 में, 2015 में, 2021 में सीधा पूछ लिया है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग। परिमेय संख्या समाप्त हो गया तो परिमेय संख्या का ही भाई है बगल अगल पास का रहने वाला निवासी और परिमेय संख्या, उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो बच्चों मैं दोबारा से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए बच्चों। ठीक है, इसमें लेट नहीं कीजिए, बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए मैं इंपॉर्टेंट रूप से सारा ये मटेरियल्स लेकर के आया हूँ लिख करके अच्छी तरह से। तो आप लोग बताइएगा भी कमेंट में सारा चीज़ कि किस प्रकार से है बच्चों। अगर कुछ ज़रूरत है ठीक करने की तो मैं उसको ठीक करूंगा आप लोगों के लिए। बाकी सारा चीज़ बताइएगा कि कैसा मिल रहा है आपको, वीडियो कैसा है, सारा चीज़ बताइएगा। ठीक है, और अगर आपका कोई भी जो है भाई बंधु बहन कोई भी आपका है जो है आपका 10वीं क्लास 9वीं क्लास में है यानी कि 9th में, तो उन लोगों को भी ये चैनल भेज दीजिएगा, क्योंकि मैं सारा चीज़ 9 का भी उन लोगों को पढ़ाने वाले हैं इस चैनल में, सारा चीज़ उसको 9 का भी मिलने वाला है। ठीक है,
अपरिमेय संख्या में बात करते हैं तो वे संख्या जिन्हें p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे ही क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं, यानी p बाई क्यू के रूप में लिखा नहीं जा सकता है। जैसे √2/√2, √3, √5, 4 माइनस √5 पाई, कैसी संख्या ये सारा अपरिमेय संख्या है। √2 पूछा हुआ है, √2 कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या। √3 भी पूछा हुआ है, √5 भी पूछा हुआ है, 4 माइनस √5 ये भी पूछा हुआ है बच्चों, ठीक है। पाई भी पूछा हुआ है। ये सारे जितने भी एग्जांपल्स हैं ना, ये सारा पूछा हुआ है, मैं दे दिया वहाँ पर। आप लोग जो है बोर्ड परीक्षा में जिसमें जाएंगे तो वहाँ पर आप लोगों का कोई भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। अगर छूट करके आए तो 100% फिर 90 से नीचे गिर जाइएगा बच्चों। और मैथ में 90+ लाना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरे पास आप मैथ पढ़ रहे हैं ना, बस यही आप लोगों को प्राउड फील करनी है। अब आगे बात करते हैं, जितने भी नंबर्स था उन नंबर्सों का बाप यानी कि ये फादर है कौन, वास्तविक संख्या। जितने भी अभी हम लोगों ने पढ़ा, प्राकृतिक पढ़ा, पूर्ण पढ़ा, पूर्णांक पढ़ा, परिमेय पढ़ा, अपरिमेय पढ़ा, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, जुड़वा भाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, जितने भी नंबर्स पढ़े उन नंबर्सों का, उन संख्याओं का कौन है, पिता है या फादर है कौन, वास्तविक संख्या। वे सभी संख्या जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाती है। यानी कि वे सभी संख्या जिसको किस में दर्शा सकते हैं, वास्तविक, यानी कि आपका किस पर, नंबर लाइन पर, संख्या रेखा पर। यहाँ पर हो गया 0, कहीं पर हो जाएगा √2, कहीं पर हो जाएगा 1, कहीं पर हो जाएगा -2, कहीं पर -5, इस प्रकार से। तो जितने भी नंबर्स अगर उसको आपने संख्या रेखा पर दर्शा दिया तो वो क्या कहलाएगा, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में क्या आता है, सारे संख्या आते हैं। जैसे -5 कैसी संख्या है, पूर्णांक संख्या आ गया। 0 कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या आ गया। 1 कैसी संख्या है, प्राकृतिक भी है, पूर्ण भी है, पूर्णांक भी है, आ गया। 2.5 कैसी संख्या, परिमेय संख्या। √2 कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या, फिर भी वास्तविक में आ गया। 7/3 कैसी संख्या, परिमेय संख्या, फिर भी वास्तविक में। तो जितने भी नंबर संख्या हैं वो सब किस में आते हैं, वास्तविक संख्याएं आते हैं। वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर की कैटेगरी में आता है, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पर आपका फिगर बना दिया हूँ ताकि आप लोग कभी भी नहीं भूलेंगे। तो सबसे छोटा आपका संख्या कौन हो जाएगा, तो हो जाएगा प्राकृतिक संख्या, जो कैसे शुरू होती है, 1 से शुरू होती है, 1 से लेकर के अनंत तक। दूसरा संख्या होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, कहाँ से शुरू होती है, तो 0 से लेकर के चल जाएगा, 0 से लेकर के अनंत तक। इंटेजर यानी पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या कैसे शुरू होगी, तो मुख्य रूप से आपका -1 -2 इस प्रकार से, 0 और धनात्मक यानी कि 1 2 3। उसके बाद आपका परिमेय संख्या, परिमेय संख्याओं में क्या होगा, तो परिमेय संख्याओं का मुख्य रूप से आपको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 1, -1, 2.5 जितना भी है आपका p बाई क्यू के रूप में। उसके बाद सबसे बड़ा नंबर हो गया रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। समझ में आ गया ये सारा चीज़, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं ना। तो चलिए इसका भी आप लोग पहले स्क्रीनशॉट खींच लें, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग का आपको देंगे हम क्वेश्चन आंसर करने के लिए, कौन कौन सा क्वेश्चन आप लोग करके दिखाते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट कीजिए, फटाफट ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे ले लीजिए, नोट डाउन करते जाइएगा बच्चों, ठीक है। आप लोग जो है अपना कॉपी बना लीजिएगा, एक मैथ का इंपॉर्टेंट रूप से सिर्फ कंसेप्ट लिखिएगा उसमें, ठीक है। और एक मैथ का बना लीजिएगा, यानी कि उसमें आप लोग जो है मुख्य रूप से सिर्फ मैथ बनाइएगा, ठीक है। चलिए हो गया, चलिए पढ़ लिया सारा चीज़ कंसेप्ट ना, बहुत ही अच्छी तरह से कंसेप्ट पढ़ा दिया। सारा प्रश्न एक एक करके आएगा, आप लोग को आंसर करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। देखिए 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2022 यानी कि इसी साल पूछा है आपका कि कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। 0, -1, 1, 2, जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए जल्दी फटाफट, कौन सा हो जाएगा आपका, इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जल्दी बताइए, मैं बताने वाला नहीं हूँ, जल्दी से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो बिल्कुल आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है, 1 से लेकर के कहाँ तक जाती है, अनंत तक। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा प्राकृतिक संख्या। दूसरा क्वेश्चन है आपका, देखिए 2013 में पूछा हुआ है, 2015 में पूछा हुआ है, 2021 में पूछा हुआ है। कौन सी संख्या है ये, यह है आपका 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। जल्दी से कमेंट कीजिए, मैं और यहाँ पर वेट नहीं करूँगा आप लोगों का, सारा चीज़ पढ़ा दिया मैंने, और वेट किस चीज़ का इंतजार करेंगे। तो मुख्य रूप से यहाँ पर हो जाएगा 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, 1, 2, 3 या फिर अनंत। तो मुख्य रूप से क्या हो जाएगा, अनंत। अभी बताया अपरिमित रूप से अनेक संख्या हो जाएगा, तो यहाँ पर अनंत आप लोग को टिक कर देना है। अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, जल्दी से ध्यान दीजिए आप लोग, एक तरफ से आंसर करते जाइएगा बच्चों, कोई भी जो है आंसर सब कोई करेगा, सब कोई कमेंट कीजिएगा। देखिए निम्न में कौन जो है अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या के बारे में बोलना है। 15, 23, 12, 75, अभी बताया ना, 2020 में पूछा हुआ है। तो इसमें से बताइए कौन सा होगा, 15 या 23 या 12 या आपका 75। देखिए 15 जो है आपका होगा क्या, नहीं होगा, 3 5 15 कट रहा है, कोई दूसरी संख्या से नहीं कटना चाहिए ना। अब देखिए 12, 4 4 12 कट रहा है, 75 25 75 कट रहा है, 23 कट रहा है क्या किसी से, देखिए तो नहीं होना, 23 किसी से भी नहीं कट रहा है, सिर्फ और सिर्फ 23 से कटेगा और 1 से कटेगा, यानी कि आपका 23 कैसी संख्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या। जैसे जब मैं आपका पढ़ा रहा था कंसेप्ट, वहाँ पर बताया था, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, 2020 में आया हुआ है, ठीक है।
अगला प्रश्न है आपका चौथा नंबर का, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का महत्तम समापवर्तक कितना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2020 में पूछा हुआ है बच्चों। देखिए मैं आपको बताया था जब पढ़ा रहा था भाज्य और अभाज्य, वहाँ पर क्या बोला मैं आपको, सेल्फ रिसर्च। हमारे बच्चे बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, वहाँ पर जो है सेल्फ रिसर्च किया था, खुद से खोजा था। क्या खोजा था, तो इसका निकाला था हमारे बच्चे मौसो महत्तम समापवर्तक। तो कितना आया था, तो कितना आया था 1 2 4 या फिर आपका इनमें से कोई नहीं, तो मुख्य रूप से कितना आया था, 2 आया था महत्तम समापवर्तक। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर और सॉल्यूशन करके नहीं देंगे, आप लोग पीछे देख लीजिए, अगर नहीं बनाए हैं तो पीछे देख लीजिए, पहले लेक्चर को पढ़िए अच्छी तरह से, उसके बाद लास्ट में ये आप लोग बनाइए क्वेश्चन आंसर, नहीं तो नहीं बनने वाला है। आगे है सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल कितना होगा, 10 6 8 4। तो कौन कितना हो जाएगा बच्चों गुणनफल, तो हम लोग जानते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है, 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी है, 4, तो 2 गुना 4 कितना हो जाएगा, 8। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न देखिए आप लोग, छठा नंबर का, निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है, 2019 में पूछा हुआ है, कौन सी अभाज्य संख्या है, 29 25 16 15। 15 देखिए 3 5 15 कट रहा है, नहीं होगा। 16 4 चौक 16 कट रहा है, किसी से भी कट रहा है बच्चों, देख लीजिए। 25 5 5 25 कट रहा है ना अलग, यानी कि 2 से अधिक गुणनखंड इन लोगों का। लेकिन 29 को देखे तो 29 कट रहा है किसी से नहीं ना, 29 केवल और केवल 29 से कटेगा और 1 से कटेगा, यानी 29 आपका कैसी संख्या होगी, अभाज्य संख्या। ठीक है, कमेंट कीजिए जल्दी आप लोग, लाइक कर दीजिए एक बार धमाकेदार रूप से अच्छी तरह से। अच्छा आगे का है 7वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा युग्म जो है सअभाज्य संख्या, सअभाज्य के बारे में पूछ रहा है। सअभाज्य मैंने बताया था, 1 से बड़ी वे संख्या आ जाएंगे जिसमें क्या होगा, यानी कि 2 जोड़ाओं का संख्या आ जाएगा जिसमें क्या होगा, युग्म आपका मौसो उसका कितना होगा, 1 होगा। तो देखिए 14 35 18 25 13 52 या आपका 21 84, तो कितना होगा आपका यहाँ पर। तो आप लोग जो है सबका निकालिए फटाफट, 14 और 35 का महत्तम समापवर्तक निकालिए, 18 और 25 का निकालिए, 13 और 52 का निकालिए, 21 और 84 का निकालिए। किस प्रकार से निकाला जाएगा ये आपको वहाँ पर 2-3 में आपका एग्जाम्पल के रूप में बताया था लेक्चर में। ठीक है, तो जल्दी से निकालिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 18 25 हो जाएगा। मैंने पहले भी वहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में दिया था आपको 18 25, तो इसका निकालिए। अगर आपका महत्तम समापवर्तक 1 हो जाएगा, मौसो आपका 1 हो जाएगा, तो वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो 100% इसका जो है महत्तम समापवर्तक 1 होगा। काटेगा तो सीधा सीधा आ जाएगा। जैसे 18 और 25 में 25 को भाग दीजिएगा 18 से, तो कितना हो जाएगा, 18 का 18 7 बच जाएगा। 7 को 18 से भाग दीजिए, 18 को 7 से भाग दीजिए तो कितना, 7 दूना 14 4 बचेगा। फिर 4 को 7 से, यानी कि 7 4 चौक 4 एकम 4, तो 3 बच जाएगा, 3 एकम 3, फिर 1 वहाँ पर आपका महत्तम समापवर्तक जाएगा। निम्न में से कौन जो है युग्मिक यौगिक संख्या है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यौगिक संख्या पूछ लिया, अब मैंने आपको बता दिया, वहाँ पर बहुत सारे टीचर बताते ही नहीं सिर्फ यौगिक संख्या के बारे में, तो मैंने आपको क्या बताया, यौगिक संख्या किसको कहते हैं, यानी कि भाज्य संख्या को यौगिक संख्या कहते हैं। तो कौन सी आपका यहाँ पर भाज्य संख्या है इसमें से देखिए तो, यानी कि यौगिक संख्या यानी कि भाज्य संख्या 11 21 31 41, 11 को काटिए। भाज्य संख्या वैसी संख्या जो आपका 2 से अधिक संख्याओं से कटेगा, तो 11 देखिए तो खाली 11 और 1 से कटेगा, नहीं होगा। 41 41 और 1 से कटेगा, 31 31 और 1 से कटेगा, 21 देखो तो 21 1 से भी कटेगा, 21 से भी कटेगा, 7 21 7 से भी कटेगा, 3 3 7 21 कट रहा है कि नहीं, तो मतलब कि 21 आपका कैसी संख्या है, यौगिक संख्या है। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। आप लोग जल्दी से ये सब पढ़ लीजिएगा बच्चों, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या के बारे में बताना है। 33 39 38 31, तो 33 देखिए किसी से कट रहा है, 11 33 कट रहा है, 39 कट रहा है, हाँ कट रहा है, 33 39 38 19 दूना 38 कट रहा है, लेकिन 31 कट रहा है क्या, किसी से भी विभाजित नहीं हो रहा है, यानी कि ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे प्रश्नों का जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, तो ऊपर से एक तरफ से फटाफट इसको प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग बच्चों, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, इससे आपका आउट कोई प्रश्न आपका नहीं आने वाला। ठीक है, जल्दी से आप लोग कीजिए। हो गया 6 तक, आगे ले लीजिए 9 नंबर तक हो गया। चलिए अब अगला अब बात करते हैं। आगे देखिए 10वां नंबर का प्रश्न है, √3 है एक, √3 जो है क्या है, 2022 में पूछा हुआ है। परिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, अपरिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो √3 जितना भी संख्या अगर रूट के अंदर आएगा और उसका अगर वर्गमूल नहीं निकल रहा है वर्गमूल, तो वहाँ पर हो जाएगा वो अपरिमेय संख्या। तो √3 एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, 2013 में पूछा हुआ है बच्चों, √2 कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो कैसी संख्या, √2 अपरिमेय संख्या। अगला है आपका, अगला प्रश्न है, √5 एक संख्या है, ये आपका 2017 में प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि √5 जो है किस प्रकार की संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या या प्राकृतिक संख्या। जल्दी से बताइए कमेंट में कौन सा आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो लगातार जो है आपका 3 जो है अपरिमेय संख्याओं से लगातार सिंपल प्रश्न आ रहा है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। अब हम लोग मुख्य रूप से यहाँ पर जो पूछा हुआ है अगला प्रश्न, जो 13वां नंबर का प्रश्न है, तो बोल रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, यानी कि जो प्रत्येक परिमेय संख्या होती है वो क्या होती है। ये आपका 2022 में पूछा हुआ है। एक प्राकृतिक संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है, या फिर एक पूर्णांक होता है, या फिर ये एक वास्तविक संख्या होती है। तो मैंने जब आपको कंसेप्ट पढ़ा रहा था वहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि जितनी भी संख्याएं होंगी, परिमेय हो, पूर्ण हो, अपरिमेय हो, भाज्य हो, अभाज्य हो, सहभाज्य हो, ध्रुवभाज्य हो, सम हो, विषम हो, सारी संख्याएं किसके अंतर्गत आ जाता है, वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आपका प्रत्येक परिमेय पूछे या प्रत्येक अपरिमेय पूछे, कुछ भी पूछेगा तो सीधा मार देना एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है,
चलिए यहाँ पर आपको समझ में आ गया, तो इसका ऑप्शन आपका कितना हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर का, कह रहा है क्वेश्चन जो है 22/7 है, यानी कि जो 22/7 है ये क्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था बच्चों कि जो आपका 22/7 है वो किसका वैल्यू है, पाई का मान है, लगभग पाई का मान 22/7 होता है। तो इसलिए इसका जो 22/7 p/q के रूप में, ये p हो गया आपका, ये q हो गया, तो p/q के रूप में होने के कारण इसको क्या बोलेंगे हम लोग, परिमेय संख्या बोलेंगे। तो कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, 14 नंबर का ये ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं 15 नंबर का प्रश्न। 15 नंबर का प्रश्न जो बच्चों ये जो 3-4 प्रश्न है लगभग, तो ये प्रश्न चारों प्रश्न जो है आपका 2018 से पहले पूछा हुआ है, यानी कि जिस समय ऑब्जेक्टिव का प्रचलन नहीं था आपका, तो उस समय जो है बच्चों 2-4 प्रश्न आपका खाली जगह के रूप में पूछ लिया जाता था सीधा सीधा। तो यहाँ पर प्रश्न है आपका कि पाई एक डैश 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 संख्या है, यानी कि खाली जगह है, इसको आपको भरना है। तो कौन सी संख्या है पाई, तो मैंने बताया था आपको पाई कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान 22/7 कैसी संख्या है, वो आपका परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है, यानी कि जितने भी वास्तविक संख्याएं हैं क्या वो परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं होगा। क्या होगा, नहीं। क्यों, क्योंकि जितनी भी वास्तविक संख्या है वो परिमेय नहीं होगा बच्चों, क्योंकि वास्तविक संख्या के अंतर्गत आपका अपरिमेय संख्या भी आता है। क्या अपरिमेय संख्या परिमेय होता है, नहीं ना। वास्तविक संख्या के अंतर्गत अनेकों संख्या आते हैं जो परिमेय संख्या नहीं होगा। तो यहाँ पर मुख्य रूप से बताना है कि परिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है, लेकिन वास्तविक संख्या, सारे वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, ये आपका 2013 में ये प्रश्न आपका आया हुआ है। अगला है आपका √2 एक डैश डैश संख्या है, 17 का प्रश्न है आपका। तो √2 अभी ऊपर हम लोगों ने सॉल्यूशन किया था, √2 कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो सीधा यहाँ पर भर दीजिएगा आप लोग अपरिमेय संख्या। उसके बाद है अगला प्रश्न, सबसे छोटी जो है अभाज्य संख्या है, जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो क्या है, तो आप लोग को मालूम होगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, जबकि सबसे छोटी भाज्य संख्या वो 4 होता है। ठीक है, अब जो है आप लोग जो है इन सारे क्वेश्चंस का क्या कर लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट खींच लीजिए ऊपर से अच्छी तरह से, सारे प्रश्नों का 10 नंबर से हो गया। उसके बाद जो है आपका इन सारे प्रश्नों का लगातार ले लीजिए 13 से लेकर के 15 तक, और ये सब सारे जो है आपका खाली जगह है। ठीक है, और जो है लास्ट में बच्चों आप लोग जो है इसका मुख्य रूप से जो है ये स्क्रीनशॉट खींच लीजिए अच्छी तरह से। और यहाँ पर जो है थोड़ा सा त्रुटि है, यहाँ पर क्या है कि प्रत्येक परिमेय संख्या, उसके बाद यहाँ पर 22/7, 14 नंबर का प्रश्न, 14 का कितना हो जाएगा, 20, तो 14 नंबर का ए नंबर होगा ऑप्शन बच्चों परिमेय संख्या। यहाँ पर थोड़ा सा ये है, तो देखिए अब ये लोग इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए पूरा, ये सारा आंसर शीट हो जाएगा। अगर आप प्रश्न का सॉल्यूशन करेंगे जिस समय, तो जहाँ पर दिक्कत होगी आप लोग यहाँ से सॉल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, आई थिंक सारा चीज़ आज का सब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, कहीं पर भी कंसेप्ट में कहीं पर दिक्कत नहीं रही होगी। जितने प्रश्न मैं आपको दिया था इन प्रश्नों में भी कहीं पर समस्या नहीं आई होगी, क्योंकि ये प्रश्न जो है बच्चों, ये जो आज का कंसेप्ट था वो पूरा ऑब्जेक्टिव बेस्ड था, और ये आपका बेसिक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब अगले पार्ट में हम लोग मुख्य रूप से जानेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय का जो दूसरा पार्ट होगा, हम लोग उसमें फुल्ली रूप से कंसेप्ट को जानेंगे और कुछ उदाहरण भी समझेंगे। उसके बाद हम लोग प्रश्न वाले 1.1 का फुल्ली सॉल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, तो आई थिंक सारा चीज़ आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, कहीं पर भी दिक्कत नहीं आई होगी। आप लोग चैनल में अगर नहीं है, नए हैं, तो बच्चों सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, और लाइक करना नहीं भूलिएगा। इस प्रकार से मेहनत करके कोई भी नहीं पढ़ाने वाला, आपको हर प्रकार से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।